नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति वन दरोगा से संबंधित दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कब कब आई और इसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में ये कब कब चीज़ें, फॉरेस्ट से संबंधित चीज़ें आई, उसके बाद कब राष्ट्रीय वन नीति पहली बार आई। इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए और लास्ट टाइम कौन सी राष्ट्रीय वन नीति चल रही है, उन सभी को देखेंगे और कवर करते हुए किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति आने के पहले वन सुरक्षा का पहला कानून आया था 1855 ईस्वी में। और ये वन सुरक्षा का पहला कानून 1855 ईस्वी में आया था और इस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और इसने सबसे पहले भारत में मालाबार का जो क्षेत्र था, केरल, मालाबार का क्षेत्र केरल का एरिया आता है, वहाँ पर इसने वृक्षों को संरक्षण देने के लिए बबूल और नीलगिरी के पौधों को लगवाया था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि वन सुरक्षा का पहला कानून कब बना था। तो ये 1855 ईस्वी में बना था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। उसने भारत में सबसे पहले कहाँ पर इस तरह के वृक्षों को लगवाया था? तो वो मालाबार का क्षेत्र था, केरल। और किस तरह के वृक्षों को लगवाया था? तो बबूल और नीलगिरी के पेड़ों को लगवाया था। वन सुरक्षा का जो पहला कानून 1855 में आया तो उसमें कुछ कमियां थीं और उसको आगे विस्तार देने के लिए वन अधिनियम या फॉरेस्ट एक्ट 1865 ईस्वी में आया। फॉरेस्ट वन अधिनियम या फॉरेस्ट एक्ट 1865 ईस्वी में आया और इसको संशोधित करके 1878 में ये दूसरी बार फॉरेस्ट एक्ट आया। तो अगर प्रश्न ये बन जाए कि मतलब फॉरेस्ट एक्ट या वन अधिनियम कब भारत में लागू किया गया, तो 1865 ईस्वी में लागू किया गया था पहली बार, बाद में संशोधन किया गया और 1878 में दूसरी बार फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया। मतलब उसमें संशोधन किया गया, कुछ कमियां थी। अब आगे देख लेते हैं फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं और फॉरेस्ट हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट से हमें क्लाइमेट को संतुलित करने में मदद मिलती है। मतलब क्लाइमेट हमारा संतुलित रहता है, पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहता है। और फॉरेस्ट से हमें जो वन्य जीव हैं उनके आवास, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आवास जो हैबिटेट होता है, आवास को हैबिटेट बोलते हैं वन्य जीव के संदर्भ में। तो हैबिटेट के लिए सबसे बड़ा अगर एरिया देखा जाएगा तो वो आपका फॉरेस्ट ही है। फॉरेस्ट से हमें इमारती लकड़ियाँ मिल जाती हैं। जो लोकल पीपल हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं या जो जंगलों के आसपास लोग रहते हैं, उनके लिए जलाऊ लकड़ी मिल जाती है। और फॉरेस्ट से ही हमें भोजन भी प्राप्त हो जाते हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों के टाइम में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आधार पर थी। मतलब उस रिपोर्ट का जो आया था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर था। मतलब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो वो झूम खेती से संबंधित था। झूम खेती क्या होती है इसको जान लेते हैं हम लोग। झूम खेती भारत में असम का एरिया या नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर ये प्राय देखा जाता है। झूम खेती के अंतर्गत होता ये है कि यहाँ पर कुछ विशेष लोग, हो सकता है 10 20 50 लोग भी हो सकते हैं, ये लोग जंगलों में जाते हैं। वहाँ पर कुछ एरिया में वहाँ पर जंगलों को काटते हैं और वहाँ पर रह करके खेती करते हैं। एक सीज़न या 2 सीज़न तक वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद उस एरिया को आग लगा देते हैं तो वो एरिया बंजर हो जाती है। फिर ये लोग दूसरे एरिया में जाते हैं। वहाँ पर भी ये लोग इसी तरह से करते हैं कि एरिया को साफ़ करते हैं, वहाँ पर फसल उगाते हैं, 1 साल तक रहते हैं या 6 महीने रहते हैं। फिर उसके बाद ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं और उस एरिया को जला देते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे वो एरिया बंजर हो जाता है, वहाँ पर पेड़ पौधे उस तरह से नहीं उग पाते हैं। और धीरे धीरे ये लोग जो फॉरेस्ट हैं उसको धीरे धीरे ये लोग कम करते जा रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार का भी इस पर फोकस है कि झूम खेती को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए
और इस तरह का प्रायः अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल ट्राइब हैं, क्योंकि उनका आवासी जंगल था, तो उन लोगों की तरफ से ये कार्य अत्यधिक किए जाते हैं, इसीलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास सरकार का भी है, या लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट जो भी वहाँ पर है वो उन चीज़ों को उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब बात कर लेते हैं 1893 में एक रिपोर्ट रिलीज की गई, डॉक्टर वोल्कर कमेटी गठित की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि झूम खेती से संबंधित ही वो मतलब रिकमेंडेशन के आधार पे थी कि जो डॉक्टर वोल्कर कमेटी जो गठित की गई थी वो झूम खेती से संबंधित स्टडी करने के बाद उसका जो शीर्षक था वो इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब कि भारत में जो भारतीय कृषि है उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं या होने की संभावना है। तो उसने झूम खेती को मतलब बंद करने के लिए रिकमेंड किया था। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आ सकता है कि 1893 ईस्वी में कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो वो डॉक्टर वोल्कर कमेटी थी, और किससे संबंधित थी, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर शीर्षक से संबंधित थी। और इसी को ध्यान में रख करके प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1894 ईस्वी में, जो भारत में पहली बार प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी, तो ये 1894 में आई थी। 1894 में दो चीज़ें हुई थी, एक तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ये चीज़ें संपन्न हुई थी, और उसी टाइम पे इसने एक समिति का गठन किया था। और जो प्रश्न बन सकता है, इसने दूसरा कार्य किया था, वन विभाग की स्थापना भी इसने की थी। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि वन विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी, और प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत हुई थी, जो 1894 में पब्लिश की गई थी। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो रेवेन्यू कलेक्शन था, मतलब धन की उगाही करना था। अंग्रेजों के टाइम में उनका फोकस ही धन की उगाही पर था, तो रेवेन्यू कलेक्शन इसका मेन फोकस था। और इसने वन पर फोकस न करते हुए स्थायी कृषि पर फोकस किया था, जो परमानेंट एग्रीकल्चर, मतलब जो झूम खेती शिफ्टिंग कृषि पर इसने फोकस नहीं किया था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इसने भी मतलब कम से कम करने का वो प्रपोज किया था, या न के बराबर करने का प्रपोज किया था। इसका प्रयास ये था कि जो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं वो परमानेंट एग्रीकल्चर करें। तो इसका जो विशेष फोकस था वो स्थायी कृषि पर था, परमानेंट एग्रीकल्चर पर था। और जो लोकल पीपल हैं उन पर, मतलब जंगल के आसपास के जो लोग रहते थे उन पर भी इसका विशेष फोकस होता था। तो ये जो है वहाँ के लोगों के हितों का भी ध्यान रखते थे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1894 में वन को चार तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है रक्षित वन, दूसरा है व्यापारिक वन, तीसरा है लघु वन या इसको माइनर फॉरेस्ट बोलते हैं, चौथा है चारागाह। रक्षित वन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो जलवायु तथा भौतिक दशाओं के आधार पर, जलवायु और भौतिक दशाओं के आधार पर जो डिसाइड किए जाते हैं वन, या जिनको संरक्षण दिया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस तरह के वनों को जब रक्षण प्रदान किया जाता है तो वो रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक वन, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के वनों को लगाया जाता है। जैसे रेलवे में पहले अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे की पटरियाँ होती थी उसके नीचे आज के टाइम में कंक्रीट की पिलर डाले जाते हैं। उस टाइम में लकड़ी का साखू या साह ऐसे करके कुछ बोला जाता है, उसके वृक्षों के लकड़ियों को लगाया जाता था, जो सालों साल तक नहीं सड़ते थे, कई साल, 100 साल 150 साल तक नहीं सड़ते थे। आज के टाइम में कंक्रीट की चीज़ें लगाई जाने लगी हैं। अब जो व्यापारिक वन है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से जिन लकड़ियों की ज़रूरत होती है उनकी प्रतिपूर्ति के लिए या निर्माण कार्य में जो यूज किए जाते हैं, उस तरह के वनों को व्यापारिक वन की कैटेगरी में कंसीडर किया गया था। लघु वन में जो व्यापारिक वनों से बच गए थे उनको लघु वन में डाल दिया गया था। और चौथा है चारागाह। चारागाह जो है पशुओं को घास उपलब्ध हो सके इसके लिए चारागाह एक अलग से फॉरेस्ट
को ही डिवाइड कर दिया गया था कि ये एरिया चारागाह के अंतर्गत आता है। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1894 की कुछ कमियां रही हैं। उन कमियों में अगर सबसे पहला कमी देखा जाए तो वो ये था कि मतलब इनका फोकस जो है वन पर न हो करके एग्रीकल्चर पे था। तो ये सबसे बड़ा इसकी डिमेरिट था कि कहने के लिए तो ये फॉरेस्ट से संबंधित है और फोकस जो है एग्रीकल्चर पे हो रहा है। तो ये चीज़ें थी। अब हुआ क्या कि राष्ट्रीय वन नीति 1894 के अंतर्गत उसमें पॉपुलेशन बहुत कम थी भारत की, और धीरे धीरे जब जनसंख्या वृद्धि होने लगी तो खाद्यान्न संकट भी आने लगा। तो कृषि के लिए कृषि भूमि की जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जंगलों का संरक्षण करना कठिन होगा, क्योंकि जंगलों को काट करके ही एग्रीकल्चर भूमि बनाई जाएगी। तो इस तरह की जब समस्याएं आने लगी तो फिर इनको मैनेज करना कठिन होने लगा। तो ये कोई प्रॉपर कानून नियम बना नहीं था, जिसकी वजह से इनके संरक्षण में बहुत कठिनाइयाँ होने लगी। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के संदर्भ में। ये आपका राष्ट्रीय वन नीति है 1952। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है, ये स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 पहली राष्ट्रीय वन नीति है, तो ये पहली राष्ट्रीय वन नीति नहीं है, ये स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति है। पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 की है। अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय वन नीति है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की, उसके उद्देश्य क्या थे, जो मेजर फोकस किन चीज़ों पर किया गया था। भारत जब आज़ाद हो गया तो वनों के संरक्षण के संदर्भ में उसने जो नियम कानून बनाए, क्योंकि पहले तो अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 को लागू किया। तो उसमें उसने काफ़ी नियम बनाए जो 1894 का जो राष्ट्रीय वन नीति प्रथम थी, उसमें जो खामियां थी उनको दूर करते हुए कई सारी चीज़ों को उसने बनाए। तो उनके उद्देश्यों को देखा जाए तो उनका उद्देश्य ये था कि जो मेन फोकस था, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और तो उसको ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो ये भूमि की उर्वरता को बरकरार रखते हुए अत्यधिक उत्पादन करना। जाहिर सी बात है जब जनसंख्या का मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी तो भारत के ऊपर खाद्यान्न संकट भी आने लगा। तो उन खाद्यान्नों की प्रतिपूर्ति के लिए फोकस ये था कि उर्वरता भी बरकरार रहे ज़मीन की और उत्पादन भी अत्यधिक हो। तो पहला फोकस तो भूमि इसका यही था। दूसरा था वन से संबंधित जो भी प्रोडक्शन हो उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो डिफेंस में या उद्योग इंडस्ट्री में जिस प्रकार के रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो, उनको वनों से आसानी से सुगमता से सुनिश्चित हो सके, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए भी इस पर फोकस था। और इसमें एक प्रश्न ये आता है कि वन क्षेत्र जो थे, पहाड़ी क्षेत्र के लिए जितना पहाड़ी वाला एरिया है उसका 60% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में 20% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। लेकिन टोटल अगर देखा जाए पहाड़ी और मैदानी को मिला करके तो लगभग 33% एरिया पर वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति मतलब दूसरी जो राष्ट्रीय वन नीति थी और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। अब बात कर लेते हैं छठे नंबर का है मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होने से रोकना। अब हुआ ये कि जो नहीं, इसके पहले है पहाड़ी क्षेत्रों को बंजर बनने से रोकना। पहाड़ी क्षेत्र में बंजर वही झूम एग्रीकल्चर जो होती थी उसको मतलब कंट्रोल कर करके उस एरिया को बंजर होने से बचाया जा सके। मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होने से रोकना, हुआ ये था कि जो राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर जब हवाएं चलती थी तो जो बालू होता था वो एक टीले का रूप धारण कर लेता था, और धीरे 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 इसका विस्तार जो है, जो फर्टाइल लैंड था, जो उपजाऊ ज़मीन थी, उन क्षेत्रों पर भी वो हवा के माध्यम से उड़ उड़ करके वहाँ पे उन क्षेत्रों को भी कवर करने लगा।
तो फोकस ये था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसके विस्तार को और कैसे रोका जाए। तो उसका एक ही तरीका था कि वहाँ पर उस तरह के वृक्षों को उगाया जाए जिससे जो है वायु प्रदूषण कम से कम हो, हवा को रोका जा सके। तो इस तरह से और कई सारे मेजर थे, उनको अपनाया गया। जो कोस्टल एरिया थे, समुद्र के जो किनारे थे, वहाँ पर भी ये समस्याएं आई कि जो समुद्र की जो लहरें आती थी तो जो आसपास का जो एरिया होता था, तटवर्ती एरिया या कोस्टल एरिया जो समुद्र का किनारा होता था, उन लहरों की वजह से कटाव होता था। तो उनको भी रोकने के लिए इस पर प्रावधान किया गया था। अगला है कि मृदा प्रदूषण और नदियों के कटाव को रोकना। नदियों में जब बाढ़ आती थी या जो पानी की तेज़ी की वजह से जो आसपास का जो क्षेत्र होता था उसमें कटाव होता था, तो उसको रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया था। तो ये मेजर इसके उद्देश्य थे। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वन को उनके कार्य के आधार पर 4 तरह से विभाजित किया गया था। तो जैसे प्रथम राष्ट्रीय वन नीति में भी हमने बताया कि जो है उसको 4 तरह से डिवाइड किया गया था, और वो आप कौन कौन से थे। तो रक्षित वन थे, हमने आपको बताया ये रक्षित वन थे, व्यापारिक वन थे, लघु वन थे, चारागाह थे। तो इसमें भी जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है उसमें भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है। अब उसमें कौन कौन से हैं, तो एक रक्षण वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है और वृक्ष भूमि है। तो अगर ये देखा जाए तो कौन कौन से हैं, रक्षण वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष वन या वृक्ष भूमि। तो रक्षण वन के अंतर्गत सेम चीज़ें हैं, जलवायु तथा भौतिक आधार पर हम जिन वृक्षों को संरक्षण प्रदान करते हैं उनको रक्षण वन कहते हैं। राष्ट्रीय वन क्या है, जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु जिस प्रकार के वनों को हम संरक्षण देते हैं वो राष्ट्रीय वन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देश की सुरक्षा, संचार, औद्योगिक पूर्ति के लिए जिस प्रकार के पेड़ पौधों की जरूरत होती है उनको राष्ट्रीय वन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ग्राम वन क्या है, ये जो लोकल पीपल होते थे उनके कंट्रोल में ये एरिया होता था, और यहाँ से उनके लिए जो जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ियाँ इनके लिए मिल जाती थी। अब आगे वृक्ष भूमि देख लेते हैं। तो वृक्ष भूमि जो राष्ट्रीय वन जो ग्राम वन से बचे रहते थे वृक्ष, उनको ऑर्डिनरी पीपल के लिए सेव किया गया था, तो ये वृक्ष भूमि के अंतर्गत आते थे। इस क्षेत्र में सामान्यतः वन प्रबंधन के क्षेत्र से बाहर होते थे, मतलब जो वन वाले क्षेत्र होते थे उनसे बाहर होते थे, परंतु जलवायु एवं भौतिक दशाओं को सुधारने के लिए आवश्यक हो इस प्रकार की जो वृक्ष होते थे वृक्ष भूमि के अंतर्गत शामिल किए गए थे। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में देख लेते हैं। तो ये दूसरी राष्ट्रीय वन नीति थी स्वतंत्रता के बाद 1888 की। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय वन नीति ने वन प्रबंधन एवं सुरक्षा को नया आयाम दिया। इस नीति के अनुसार वनों के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय महत्व को सर्वोपरि माना गया तथा वनाश्रित समुदायों के वनों पर अधिकार को प्राथमिकता दी गई। वनों का प्रबंधन बाजारोन्मुख न होकर के वनाश्रित समुदाय, विशेषकर आदिवासी महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों के जीविकोन्मुख बनाया गया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय वन नीति थी दूसरी, जो स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी थी, वैसे तो ये तीसरी है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विशेष फोकस किया गया, उन सब पे इस तरह से फोकस नहीं किया गया था। और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय थे और महिलाएं थीं या कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उन पर विशेष बल दिया गया इसमें। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो है जो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं या कमज़ोर वर्ग हैं उनको विशेष फोकस किया जाए, या उनके जीविकोपार्जन के लिए, चूँकि इनका अगर देखा जाए तो आवास जंगल ही होता था, तो इनकी आजीविका के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए इसके अंतर्गत।
अब देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये संशोधन करके बनाई गई थी। मतलब जो 1952 में जो कमियां रह गई थी उसको संशोधित करके ये दूसरी स्वतंत्र भारत की दूसरी राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1988 में। अब प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 स्वतंत्र भारत की किस नंबर की वन नीति है, तो ये दूसरी है। या राष्ट्रीय वन नीति 1988 किसको संशोधित करके बनाई गई, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 को संशोधित करके बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाना, सामूहिक वन रोपण को प्रोत्साहित करना, मतलब एक साथ कई सारे वृक्षों को लगाना, मृदा अपरदन को रोकना, भूमि के कटाव को रोकना, फॉरेस्ट बेस्ड उद्योग की स्थापना। फॉरेस्ट बेस्ड उद्योग का मतलब यह है कि जंगल से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे शहद है, वो मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है, फल से संबंधित है, और तरह की जो इंडस्ट्रियां हैं उनको विशेष बल देना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हतोत्साहित करना, इस पर भी फोकस किया गया। और इसमें मैदानी क्षेत्र में 33%, मैदानी क्षेत्र जो होता है उसका 33% एरिया को वन होना चाहिए, इसमें ये कहा गया। और पहाड़ी क्षेत्र में 2/3 एरिया, मतलब कि 66% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। तो ये तो हमारे थे राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में कि स्वतंत्रता के पहले 1894 में आई, स्वतंत्रता के बाद 1952 में आई, फिर दूसरी बार 1988 में आई। इतना देखने के बाद किसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान में इनका क्या महत्व है और इनका क्या रोल है, और या उसमें इनको किस विषय में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया। तो वन को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। संघ सूची के अंतर्गत जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जिसमें रेल विभाग, डाक विभाग, बैंक, रक्षा आदि आते हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को होता है, जिसमें पुलिस, जेल, स्थायी शासन, मतलब लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत वगैरह, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है, लेकिन अगर दोनों कानून बनाते हैं तो उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो वन जो था, वन हमारा आज के टाइम में समवर्ती सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन, ये सारी चीज़ें समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। वन पहले 1976 के पहले वन राज्य का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यह था कि ये मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो वन जो राज्य का विषय था उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी होगा और केंद्र को भी होगा, लेकिन मान्य किसका होगा, केवल केंद्र का। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 51A के जी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये मतलब वनों से संबंधित संरक्षण के संदर्भ में कहा गया है। आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आर्टिकल 48A के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है, जो राज्य सरकारें हैं, वो राज्य पर्यावरण की रक्षा और करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये है कि अगर प्रश्न ये आ जाए
कि वन से संबंधित भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 51A और आर्टिकल 48A, मतलब मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं वन से संबंधित, उनके संरक्षण से संबंधित। और ये आज के टाइम में किस लिस्ट में आते हैं, तो समवर्ती सूची में आते हैं 1976 के बाद। उसके पहले राज्य सूची में थे, वो 1976 के बाद जो है 1976 के बाद राज्य सूची में आ गए, नहीं 1976 के बाद केंद्र सूची में आ गए। 1976 के पहले राज्य सूची में हुआ करते थे ये वन। अब बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित, और जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। तो आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा वीडियो, जिससे जो है आप लोगों को दिमाग में रहें प्रश्न किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि वन दरोगा से संबंधित कोई स्पेसिफिक बुक आई नहीं है। तो राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित जो भी चीज़ें थी उनको हमने कवर कर लिया है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र कितना है। तो ये 33% है, ये हमने आपको बता ही दिया कि 33% है। आगे देखते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनार्थगत क्षेत्रफल होना चाहिए। इसमें भी वही 33% ही है, तो 33% एरिया को कवर किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत, इसमें भी 1/3 क्षेत्र है, वही 33%। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन है, हमने आपको बताया, संरक्षित वन भी है, ग्राम वन भी है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल नहीं है। आप लोग 4 तरह का हमने बताया था, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, ठीक है, और वृक्ष भूमि या ट्री लैंड जिसको बोलते हैं, वो सारे सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों को व्यापक प्रयोग का संवर्धन। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1998 में कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हमने आपको बताया कि कीटनाशकों से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके आप उत्तर चुनिए। देखिए, इसने केवल राष्ट्रीय वन नीति की बात की है। राष्ट्रीय वन नीति 1894 या 1952 या 1988 की बात नहीं की है, एक जनरल बात की है। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, इतने सारे इसमें हैं। तो देखिए, वन प्रबंधन में जन समुदाय की सहभागिता तो किसी में बात ही नहीं की गई, तो चौथा तो गलत हो जाता है। तो चौथा यहाँ से ये भी गलत हो गया। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, ये बात की गई थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, लेकिन विकल्प के आधार पर देखा जाए तो इसमें आंसर 2 और 3 है। चूँकि बिना सामाजिक लोगों के इन्वॉल्व हुए वनों को प्रोत्साहित करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना ज़रूरी था। तो इस तरह से अगर आंसर की बात करें तो 2 और 3 सही हैं, और ये सामान्यतः राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें अगर चीज़ें स्पष्ट कर देता तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती। अदरवाइज अगर ये प्रश्न अगर जनरल देखा जाए तो ये लगभग सारे विकल्प सही हो रहे थे, लेकिन किसी स्पेसिफिक वन नीति के बारे में नहीं पूछा था, जनरल पूछा था, तो उस आधार पर 2 और 3 को ही आंसर कंसीडर किया है।
तो इस तरह से जो भी राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में जो प्रश्न बन सकते थे, हमने उन सारी चीज़ों को देख लिया और पढ़ लिया। हमें नहीं लगता है कि इसके बाहर भी राष्ट्रीय वन नीति से कोई भी प्रश्न वन दरोगा में बाहर जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उससे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगला जो भी वीडियो होगा वन दरोगा से संबंधित वो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।